हाय गाइस। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड। मान लो कि मेरे पास एक रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्ब्डा कूलम पर मीटर। मैं इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर, जो कि रॉड से आर दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। सबसे पहले तो देखने वाली बात यह है कि रॉड का हर एक पॉइंट पी पॉइंट से अलग अलग दूरी पर है। तो पी पॉइंट पे हर एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगी, इसलिए मुझे इंटीग्रेशन में जाना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं y पे जाके एक dy का एलिमेंट ले लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट। अब इसका छोटा सा चार्ज लिख लेता हूं dq, वो आएगा लैम्डा dy। इज इट राइट? और मान लो कि ये dy, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मान लेते हैं कि ये dy पी पॉइंट से टी दूरी पर है और इसकी वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी इस डायरेक्शन में आएगी। हाँ ना बोलो। तो छोटी सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई के डी क्यू डिवाइड बाय टी स्क्वायर, यही आएगी। इज इट राइट? अच्छा, तो मैं इस एंगल को मान लेता हूं अल्फा। मैंने मान लिया ये एंगल अल्फा। टी मेरा वेरिएबल है। यहां पे डी क्यू की अगर मैं वैल्यू पुट कर लूंगा तो वो आएगा के लैम्डा डी वाई डिवाइड बाय टी स्क्वायर। मैं टी को या तो अल्फा की फॉर्म में पुट करूं या वाई की फॉर्म में पुट करूं। मुझे जो इस रॉड के गिवन पैरामीटर्स हैं वो थीटा वन और थीटा टू है। थीटा वन क्या है? ऊपर वाले एंड तक का एंगल। थीटा टू नीचे वाले एंड तक का एंगल। तो मुझे थीटा वन और थीटा टू की फॉर्म में चाहिए आंसर्स, इसलिए मुझे अल्फा की फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना है। सबसे पहले मैं टी को आर सीकेंट अल्फा लिख सकता हूं, है ना। कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर बाय टी, तो टी इज इक्वल टू आर सीकेंट अल्फा। तो मेरा जो डीई है वो होगा के लैम्डा डी वाई डिवाइड बाय आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। है ना, बोलो यही होगा। अब y भी वेरिएबल है, मुझे y नहीं चाहिए, मैं y को उड़ाना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं y और अल्फा में एक रिलेशन निकाल लेता हूं। y इज इक्वल टू आर टेन अल्फा है, डिफ्रेंशिएट कर लो। dy इज इक्वल टू आर टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर अल्फा डी अल्फा बच जाएगा। हाँ कि ना? ये dy की वैल्यू डीई वाली इक्वेशन में पुट कर लो, यानी कि लेफ्ट वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आ जाएगा के लैम्डा आर सीकेंट स्क्वायर अल्फा डी अल्फा डिवाइड बाय आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा। सीकेंट स्क्वायर अल्फा यहां से गया उड़, एक आर भी उड़ गया, तो डीई की वैल्यू आ गई के लैम्डा बाय आर डी अल्फा। ये आ गई डीई की वैल्यू। इज इट राइट? अब हर एक पॉइंट चार्ज के कारण डीई की वैल्यू अलग अलग आएगी और अलग अलग डायरेक्शन में आएगी। अगर मुझे ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना है तो मुझे एक ही डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। डीई का एक वो कंपोनेंट जो इस रॉड के प्रिपेंडिकुलर है उसको मैं ई प्रिपेंडिकुलर कह देता हूं, और पैरेलल टू रॉड कंपोनेंट को मैं ई पैरेलल कह देता हूं। तो मुझे ई प्रिपेंडिकुलर चाहिए और ई पैरेलल चाहिए, राइट। सबसे पहले मैं ई प्रिपेंडिकुलर पे फोकस करता हूं। ई प्रिपेंडिकुलर आएगा डीई का कॉस अल्फा कंपोनेंट, और सारे कंपोनेंट को ऐड कर दो, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। डी की वैल्यू आ गई के लैम्डा बाय आर। के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में बच जाएगा कॉस अल्फा डी अल्फा। अब अल्फा की लिमिट, मैं अल्फा इस रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो जब मैं नीचे वाला पॉइंट से शुरू करूंगा तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस थीटा टू और ऊपर वाले एंड पर आएगी थीटा वन। इज इट राइट? तो के लैम्डा बाय आर, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन, साइन अल्फा और माइनस थीटा टू से लेके थीटा
1 तक। इज इट राइट? तो के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा 2। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट आया? ये परपेंडिकुलर टू रॉड कंपोनेंट आया, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हाँ ना बोलो, क्या ये चमका? बहुत अच्छे। अभी हम लोग जाते हैं पैरेलल कंपोनेंट की तरफ। तो ई पैरेलल लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन अल्फा, जो बना के लैम्डा बाय आर और इंटीग्रेशन का साइन साइन अल्फा डी अल्फा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। अच्छा, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस अल्फा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस थीटा 2, ये बन गया। ठीक है, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा एक ही बात होती है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये कौन सा कंपोनेंट है? ये वो कंपोनेंट है जो रॉड के पैरेलल है। ठीक है, ओके। अब एक और बात ध्यान से सोचने वाली, मान लो कि रॉड है पॉजिटिव, तो परिपेंडिकुलर कंपोनेंट तो उससे दूर ही आएगा। पॉजिटिव रॉड है, ई परिपेंडिकुलर उससे दूर ही आएगा। क्वेश्चन है कि पैरेलल कंपोनेंट किधर आएगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो वहां दिमाग कैसे लगाना है? या तो मैथ्स कर लो, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 कर लो, उससे बढ़िया डायरेक्शन आ जाएगी तुम्हारे पास। या फिर यही सोचो, कौन सा चार्ज बड़ा हुआ, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला चार्ज ज्यादा बड़ा है, तो पैरेलल कंपोनेंट बड़े चार्ज से दूर भागेगा। तो नीचे वाले चार्ज से दूर भागना तो किधर भागना पड़ेगा? इधर भागना पड़ेगा। तो ये आएगा पैरेलल कंपोनेंट, ऊपर की तरफ आएगा यहां पर। सिमिलरली मान लो कि ये क्वेश्चन होता, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती। मान लो कि रॉड पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो इधर की तरफ आया, और जो बड़ा चार्ज है वो ऊपर वाला बड़ा चार्ज है, तो उससे दूर भागेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पैरेलल कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। क्या ये समझ में आई बात? पक्का? बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें 2-3 डायग्राम देता हूं, बस तुम्हें यह बताना कि इसमें थीटा 1 कितना है और थीटा 2 कितना है, बाकी तुम वैल्यूज पुट करके निकाल ही लोगे। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पूछूंगा, बस थीटा 1 और थीटा 2 बता दो, बस दैट्स इट। मान लो कि यह 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री। बताओ व्हाट इज थीटा 1, व्हाट इज थीटा 2? थीटा 1 इसमें बहुत सिंपल 30 डिग्री, और थीटा 2 भी बहुत सिंपल इसमें 45 डिग्रीज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉड टेडी बनती है एक तो मेरी। हाँ भाई, चलो, ये एंगल है 30, ये एंगल भी है 30। बताओ इसमें थीटा 1 थीटा 2 कितना कितना? ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसमें थीटा 1 आएगा परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर तक का एंगल, तो वो आएगा 30 प्लस 30 60 डिग्री। यस और नो? और थीटा 2 कैसे निकालेंगे? इस लाइन से हमें नीचे की तरफ जाना है और थीटा 2 ढूंढना है, तो थीटा 2 ढूंढेंगे, यहां तक आएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 330 डिग्री। या फिर ऐसे सोचो कि थीटा 2 जाने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ता है, पर अगर मैं ऊपर चल जाऊं तब भी मुझे थीटा 2 मिल जाएगा 30 डिग्री पर, लेकिन ऊपर जाऊंगा तो फिर नेगेटिव जाऊंगा, इसलिए -30 डिग्री भी लिख सकते हैं थीटा 2 के लिए। थीटा 1 के लिए क्लॉकवाइज घूमना है, थीटा 2 के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना है इन केसेस में। हाँ ना बोलो सन्नाटो, चमका। बहुत अच्छे। चलो एक क्वेश्चन करो फिर। सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड कैसी होगी कि हमारे पास एक रॉड है और ऊपर को जो इन्फिनिटी तक जाती है,
यहां पर ये खत्म हो गई। अब इससे r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो करो पता। देखो थीटा 1 क्या आएगा, इस P पॉइंट से ऊपर तक लाइन बनानी है और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री। यहां पे थीटा 1 आएगा 90 डिग्री, है ना। ऊपर वाले एंड तक लाइन करेक्ट करनी है, P से शुरू होके ऊपर वाले एंड तक लाइन, वो तो वर्टिकल हो जाएगी, और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है, 90 डिग्री। और थीटा 2 कितना है यहाँ पे, थीटा 2 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। हाँ ना बोलो। तो ये वाला कंपोनेंट आएगा के लैम्डा बाय आर साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 ही आ जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट आएगा के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 2 हो गया कॉस 0 माइनस कॉस 90। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो इसमें भी 1 आ गया। तो इस सेमी इनफाइनाइट रॉड के कारण ये दो कंपोनेंट आ रहे हैं। इनका अगर नेट निकालना है, वो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, वो आ जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर। इज इट अंडरस्टैंडेबल एवरीवन? बहुत अच्छे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। मान लो कि हमारे पास ई हमारे पास एक रॉड है जो कि इनफाइनाइट से आती है यहां तक, और वही रॉड हॉरिजॉन्टल में इन्फिनिटी तक चली जाती है। ये पॉइंट है पी, जो कि इससे भी आर दूरी पर है और इससे भी आर दूरी पर है। यहां पर हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये भी लैम्डा कूलम पर मीटर, ये भी लैम्डा कूलम पर मीटर। ध्यान से देखना, एक रॉड के बारे में सोचो। एक रॉड के लिए थीटा 1 है 90 डिग्री और थीटा 2 है 45 डिग्री। क्या ये समझ में आया? तो पहली रॉड का ये वाला कंपोनेंट को मैं E1 कह देता हूं, ठीक है। और एक आएगा ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं E2 कह देता हूं। E1 की वैल्यू आएगी के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही आएगी, जो बनी के लैम्डा बाय आर 1 प्लस 1 बाय √2, यही बनी। और E2 कितनी आएगी, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस 90 तो 0 होता है। क्या ये समझ में आया? और अब आ जाओ तो हम ये वाले सेकंड रॉड की तरफ। सेकंड रॉड में भी थीटा 1 90, थीटा 2 45। सेकंड रॉड में E1 डैश कंपोनेंट इधर आएगा, रॉड के परपेंडिकुलर ये है E1 डैश, और E1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, रॉड के परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वही आएगी के लैम्डा बाय आर 1 प्लस 1 बाय √2, यही आएगी। हाँ ना बोलो। और इसका E2 डैश लेफ्ट में आएगा, है ना, बड़े चार्ज से दूर। सेकंड रॉड का बड़ा चार्ज राइट में पड़ा है, उससे दूर E2 डैश। और इसके E2 डैश की वैल्यू तो वही आएगी जो पहले हमने निकाल रखी है, के लैम्डा बाय आर 1 बाय √2। क्या ये समझ में आया? अब सारी डायरेक्शन बना ली, सबके मैग्नीट्यूड लिख लिए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा E1 माइनस E2 डैश। चलो अभी E1 माइनस E2 डैश करोगे तो ये के लैम्डा बाय आर आ जाएगा। बेसिकली इसमें से ये माइनस करना है। और और ऊपर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक आएगा
E1 डैश माइनस E2, E1 डैश माइनस E2 करोगे तब भी वो K लैम्डा बाय R ही आ जाएगा। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा √2 K लैम्डा बाय R। बढ़िया क्वेश्चन था ना। इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ई नेट। क्या ये चमका? हाँ ना बोलो। बहुत अच्छे। तो ये तो थी रॉड की कहानी। θ1 θ2 लिखने हैं, उसके बाद सब हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग रिंग की। किसकी चर्चा करेंगे? अरे किसकी चर्चा करेंगे? बोलो सुनो तो। रिंग की चर्चा करेंगे। कहाँ गया? हाँ, रिंग। तो मान लो कि हमारे पास एक रिंग है, ये रही रिंग। अब इसकी एक्सिस पे किसी एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। यार कौन सा बटन दब जाता है मुझसे। इस रिंग का रेडियस मान लो कि R है, इस रिंग पे चार्ज है Q। यहां से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है इस पॉइंट पे। रिंग का हर एक पॉइंट चार्ज P पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो मैं यहां पे रिंग का एक एलिमेंट ले लेता हूं, छोटा सा dl लेंथ का, जिसके कारण एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, dE। इसको मैं बोल देता हूं T एक बार के लिए। तो छोटे से एलिमेंट का चार्ज मान लो कि मैं कह देता हूं dq, है ना, dq ले लिया। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई k dq डिवाइड बाय टी स्क्वायर। हाँ ना बोलो। ऐसे हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 आएगी। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी रिंग की वजह से। इस एंगल को मैं बोल देता हूं अल्फा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करनी है अपने को, वो करनी है dE cos अल्फा कंपोनेंट की। सबकी ऐड कर दो, ये तुम्हें ई नेट देगी, और ई नेट हॉरिजॉन्टल में ही आएगा क्योंकि सबके वर्टिकल कटेंगे। क्या ये बात सही है? चलो वैल्यूज पुट करो। के डी क्यू डिवाइड बाय टी स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स डिवाइड बाय टी। सही लिखा मैंने? इंडिकेट कर देना है। अच्छा, एक्स भी गिवन है तो टी भी गिवन ही हो गया। तो ये बन गया के एक्स डिवाइड बाय टी क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब क्या है? टोटल चार्ज क्यू। तो ये बना के क्यू एक्स डिवाइड बाय टी क्यूब, क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। यस और नो? क्या ये समझ में आया? बोलो सन्नाटोस। बहुत अच्छे, छाप लिया। अब ऑब्जर्वेशन वाली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जी। ठीक है। और अब ये भी बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे है। जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा कि भाई इसके लिए एक्स की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। हमें ई मैक्स पता करना है। तो ई मैक्स पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे डीई बाय डी एक्स, और इसको जीरो पुट करेंगे। क्या तुम्हें मैथ आता है? नहीं आता तो मैथ सीखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके देखना। जब तुम इसको जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस r बाय रूट टू, कि r बाय रूट टू वैल्यू पे, x की r बाय रूट टू वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2 साल पहले। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो कैसा बनेगा, जरा देखते हैं। कि ये हमारी रिंग है, मान लो कि ओरिजिन पे रखी हुई है,
और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे भी जीरो आना है, तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, घट के फिर जीरो की तरफ फिर दोबारा जाएगा इन्फिनिटी पे। सिमिलरली इधर वाली साइड भी ऐसे ही डायग्राम बनेगा, है ना। और मैक्सिमम कहां पे आएगा, r/√2 पर आएगा, या फिर -r/√2 पर आएगा। क्या ये समझ में आती है? मतलब ऐसी भी बातें पॉसिबल हैं कि तुम्हें एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो जगह पर मिले, एक बार यहां पर मिले, एक बार यहां पे मिले। मतलब x की दो वैल्यू पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। राइट साइड में दो वैल्यू, सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी दो वैल्यू हो सकती है। ग्राफ समझ में आया होगा सबको, राइट। चलो, बहुत अच्छे। अब डिस्क के बारे में बातचीत कर लें क्या। मान लो कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का एरिया होता है, इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। हमने इससे x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और इसका रेडियस दे रखा है r, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। कैसे पता करें? तो हमें रिंग के बारे में आइडिया है, हम लोग डिस्क को रिंग में तोड़ लेते हैं। तो मैंने स्मॉल r रेडियस की, dr थिकनेस की एक छोटी सी रिंग बना ली। उसका चार्ज लिखा गया सिग्मा इंटू रिंग का एरिया। रिंग का एरिया आएगा 2πr/dr। इज इट राइट? तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रिंग का क्या होता है, k dq x अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, है ना, बोलो। तो ये बना k सिग्मा 2π x r/dr डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहां पे x कांस्टेंट है, सिर्फ r वेरिएबल है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, ताकि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊं। स्मॉल r वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर कैपिटल R तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड से, ठीक है। कैसे? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं मान लेता हूं t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन कर दो, x तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा 2r/dr इज इक्वल टू 2t/dt। तो 2 ने 2 को मारा, ये जो r/dr है इसको मैं t/dt लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना k सिग्मा 2πx t/dt डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को t स्क्वायर लिखना है, t स्क्वायर की पावर 3/2 बनेगा t क्यूब बन गया। तो एक t ने एक t को काट दिया। अगले पेज पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना k सिग्मा 2πx, सही कर रहा हूं मैं, k सिग्मा 2πx dt बाय टी स्क्वायर, dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर इंटीग्रेशन, है ना। तो k सिग्मा 2πx, तो dt बाय टी स्क्वायर, 1/t स्क्वायर इंटीग्रेशन था -1/t, -1/t। अब t की वैल्यू पुट कर लो। हमने t को लिया था, t स्क्वायर को लिया था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो t की वैल्यू क्या होगी, माइनस भी लगा लो। t की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, और 0 से लेके कैपिटल R तक। चलो भाई, माइनस k सिग्मा 2πx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x, ये बना ना। माइनस को अंदर ले जाओ, k सिग्मा 2π 1 माइनस x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। अरे बड़ी खतरनाक सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई भाई।
के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा तो ये बनेगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/r² + x² का रूट। समझ में आया? हाँ ना बोलो। ये है डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ना एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है। वो क्या है? इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट क्या होगी? इनफाइनाइट शीट मतलब बहुत बड़ी शीट, बहुत बड़ी डिस्क। मान लो कि R = इनफाइनाइट, तो लास्ट वाले रिजल्ट में R की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दो, कैपिटल R की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दो, तो बॉटम ये डिनोमिनेटर हो जाएगा इनफाइनाइट, तो राइट वाली टर्म 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये डिपेंड ही नहीं करता कि हम लोग एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं। इनफाइनाइट शीट से किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आगे दोबारा फिर हम लोग गॉस लॉ में भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की थोड़ी अच्छी सी बातें जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।